ये आपका बस भाई बस। इसमें करंट बताओ, जल्दी जल्दी बनाओ। तीनों फेज। फेज सीक्वेंस बैलेंस सिस्टम है क्या ये? क्या सोर्स बैलेंस है? और फेज सीक्वेंस क्या है सोर्स का? एसीबी। लोड बैलेंस है। फिर इसकी स्टडी कैसे करोगे? IAN कैसे बताओगे आप? यस। कभी भी याद रखना, कोई भी कनेक्शन आपको डेल्टा में दिया हुआ हो तो उसको पहले किस में कन्वर्ट करेंगे? स्टार में। उसको डायरेक्टली डेल्टा में सॉल्व करने की कोशिश मत करना, उसको स्टार में कन्वर्ट कर लेंगे। ये आ गया। नो, जेड स्टार के अंदर क्या होता है? अगर डेल्टा की वैल्यू आपको दी हुई हो, स्टार के अंदर जाओगे, इंपिडेंस क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई या डिवाइड? स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। डिवाइड। डेल्टा से स्टार में जाते हैं तो डिवाइड करते थे। जैसे अगर यहाँ 3-3 ओम लगा होता तो अंदर 1-1 ओम आता, चाहे वो फॉर्मूला अप्लाई करके देख लेना है, ये हमेशा लग जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज आ जाएंगी? 5 एट एन एंगल, एंगल सेम रहेगा 45, 5 एट एन एंगल 45, 5 एट एन एंगल 45। ये क्लियर है?
तो दो कंसेप्ट है, एक तो यहाँ डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना, दूसरा करंट निकालना। करंट तो अब निकाल ही सकते हो, बस जल्दी से बता दो भैया। IAN की वैल्यू बता दो। कभी भी कोई बैलेंस थ्री फेज सर्किट की एनालिसिस आपको करनी हो तो आपको स्टार में सर्किट होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसको आप कन्वर्ट करोगे स्टार में। IAN कितना आ रहा है, कितना वैल्यू 16, एंगल -30, 45 ऊपर का ऊपर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, 15 - 45 -30। नाउ ACB फेज सीक्वेंस है तो बस एज इट इज ऐसे लिखो, -30, पहले -120 कर दो, फिर उसमें आगे वाले में +120, तो ये तो माइनस का 150 आ जाएगा और ये आ जाएगा 90। आ गया आंसर। ICN वाला देख, फेज सीक्वेंस क्या है, ACB। IAN कैसे आया, EAN अपॉन 5, तो ये जो वोल्टेज है इसके ऊपर डिवाइड किया होगा 5/45। 9, 5 को काटेगा 80 के साथ तो आ जाएगा 16, 45 ऊपर जाएगा तो माइनस का बनेगा, तो ये कितना आएगा 16 एट एन एंगल 15 - 45 कितना होता है -30। ठीक है, ये यहाँ पे मेंशन कर लिया। अब फेज सीक्वेंस है ACB, A रेफरेंस रहेगा, C क्या करेगा पीछे जाएगा लैग करेगा और B लीड करेगा। तो C में से जो भी वैल्यू है ना एंगल की A की, उसमें से -120 लगाना है और इसमें +120, जो भी फेज सीक्वेंस है बस यही आपको करना है। हो गया। अगर लोड आप याद रखना, थ्री फेज की अगर एनालिसिस करनी हो तो किस में करेंगे, स्टार में ही करेंगे। अगर डेल्टा में दिया हुआ आएगा कोई भी सर्किट तो उसको कन्वर्ट करना है आपको स्टार में, डेल्टा में एनालिसिस नहीं होगी। नाउ अगर मान लो मैं सोर्स की वैल्यूज आपको डेल्टा में दी हुई आई तो क्या करोगे, सोर्स ही आपको डेल्टा में मिल गया तो उसको कैसे कन्वर्ट करोगे, स्टार में करना रहेगा। तो स्टार में करोगे तो वैल्यूज क्या आएंगी, 3 से डिवाइड होगी या √3 से, 3 से, डेल्टा से स्टार में कितने से भाई, यहाँ अगर वोल्टेज भी होगा तो V/√3 आएगा ना, यहाँ का V/√3 है, यहाँ से लेकर यहाँ का V होगा ना, तभी तो लाइन और फेज वोल्टेज में रिलेशन √3 वाला आता है ना। नाउ एक एंगल का चक्कर हो रहेगा, एंगल का चक्कर आएगा, मतलब एंगल क्या रखोगे, लोड में तो फेज सेम रख रहे थे, यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे कुछ डिफरेंस आएगा, तो वो डिफरेंस एक बार देख लेते हैं। डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन, चलो पहले अपन स्टार की स्टडी कर लेते हैं। स्टार के केस के अंदर वोल्टेजेस क्या होती है, अलग होती है सेम होती है, वोल्टेजेस अलग अलग आती है, फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज अलग आती है और करंट सेम होती है। नाउ तो फेजर बनवा सकते हो, फेजर में क्या 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 आएगा, जैसे ये मान लेते हैं VAN
वी बी एन वी सी एन, ठीक है। जैसे ये ए बी और सी ये न्यूट्रल है, ए से एन की वोल्टेज है, बी से एन की, सी से एन की, मतलब फेज वोल्टेजेस हैं या ये लाइन वोल्टेजेस हैं? भाई ए से एन की है, फेज वोल्टेज हुई ना, लाइन वोल्टेज तो ए से लेकर बी की होगी, जो वी ए बी आएगा वो होगा ना लाइन वोल्टेज। तो वी ए एन वी बी एन और वी सी एन क्या है? फेज वोल्टेजेस हैं। नाउ लाइन वोल्टेज कैसे बनेगा? वी ए बी क्या होता है? वी ए बी होता है वी ए माइनस वी बी, यही तो होता है। उसी तरीके से वी बी सी क्या होगा? वी सी, एंड वी सी ए क्या होगा? माइनस वी, यही होगा। नाउ वी ए बी कहाँ मिलेगा यहाँ पे, बता सकते हो? आपको वी ए माइनस वी बी बनाना है, तो एक काम करूं, अगर मैं इस वी बी को रिवर्स में बनाऊं तो माइनस का वी बी बन सकता है। तो ये आ गया आपका क्या? दिस इज माइनस वी बी है, बोल सकते हैं। नाउ वी ए माइनस वी बी क्या होता है? वी ए बी। तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा? ये यहाँ पर आ जाएगा आपका वी ए बी। ये क्लियर है? नाउ ये एंगल कितना आने वाला है? अब एक चीज ध्यान से देखना, यहां से लेकर यहां तक का एंगल कितना था? 120। ये लाइन जस्ट इसके पीछे बनी है वीबीएन, तो यहां से लेकर यहां तक का कितना रहा होगा? 180। बचा हुआ 60, 60 का दो हिस्सों में डिवाइड हुआ होगा 30-30, तो ये वाला कितना आ जाएगा? 30 डिग्री, ये बोल सकते हैं। तो जो वी ए बी है, मतलब लाइन वोल्टेज फेज एंगल से लीड कर रही है या लैग कर रही है? लीड कौन कर रहा है? वी ए बी। ये लाइन वोल्टेज है, ये फेज वोल्टेज है? लाइन वोल्टेज लीड कर रही है 30 डिग्री। तो क्वेश्चन में यही पूछा जाता है, जैसे स्टार के अंदर लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में लाइन वोल्टेज लीड करती है या फेज वोल्टेज लीड करती है? लाइन वोल्टेज लीड करती है 30 डिग्री बाई फेज वोल्टेज। ये क्लियर है? नो, ये एंगल हटा दूं ना। उसी तरीके से अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि वी बी सी कहाँ आएगा? ये सी एन इधर बनेगा और इसका यहां बनेगा। इसको व्हाइट पेन से ही बना लेते हैं। तो इस साइड आ जाएगा आपका वी बी सी, ये भी एंगल 30 होगा। उसी तरीके से एक इधर आ जाएगा वी सी ए, ये भी एंगल 30 डिग्री होगा। ठीक है, ये एग्जैक्टली 90 पे ही आने वाला है। ये क्लियर है? तो हमेशा याद रखना है एक चीज, तो ये कि स्टार में वी, जो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज है उनमें क्या रिलेशन होता है? वी एल इक्वल टू √3 वी फेज। तो वी ए बी इक्वल टू आ जाएगा आपका √3 वी ए एन बोल लो, या वी बी एन, कोई भी वोल्टेज को मान लो आप। बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते? नाउ लीड लैग कौन करेगा? आपका लाइन वोल्टेज लीड करेगा कंपेयर टू फेज वोल्टेज बाय द एंगल ऑफ 30 डिग्री। सो वी एल लीड्स 30 डिग्री बाई वी फेज। ठीक है, इसको बना लो। ये तो ऑलरेडी पता है ना, लाइन वोल्टेज होती है √3 टाइम्स वी फेज।
जैसे इसको मैं V एट एन एंगल 0 बोलूंगा तो ये किससे कितने एंगल पे आएगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी? अगर वी ए एन को V एट एन एंगल 0 बोल रहे हो आप, तो वी ए बी क्या होगा? V एट एन एंगल 30। √3 नहीं आएगा क्या? क्योंकि लाइन वोल्टेज तो √3 टाइम्स होगा, तो √3V एट एन एंगल 30। ये कितना आएगा? मतलब इसका एंगल बता दो, वो तो चलो पता है कि अब तुम्हें वी ए तो आएगा, आपका वी आने वाला है। ये इन तीनों के तो मैग्नीट्यूड सेम ही है, तो जो भी मैग्नीट्यूड वाइज तो इन सब का वी आएगा, तो मैं डायरेक्टली बस एंगल लिख देता हूँ इनका। ये आपका 60 पे, ये कितने नंबर एंगल पे? माइनस के 120, जीरो के बाद -120 आता है, और ये +120 ABC। इनको अलग पेन से ही कर लो फिर तुम, क्या नाम बोल रहे हो? इन तीनों के एंगल में एक बार इधर ध्यान से देखना, ए बी और सी तीनों के एंगल में कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। 0 -120 +120, ये वी ए बी इससे 30 डिग्री लीड करेगा तो 30 लिख दिया। ये क्या इससे 30 डिग्री पीछे आएगा, तो इसका एंगल कितना आएगा? -120 से 30 डिग्री पीछे आओगे तो आप -120 +30 ऐड कर दे 90, माइनस का -90 पे मैंने इसको ड्रॉ कर रखा है -90, और इसका -30 डिग्री आगे चल रहा है, +30 करना है 150। मेन स्टेटमेंट ये है, ये 3 कंक्लूजन है। तो लाइन वोल्टेज लीड्स 30 डिग्री बाय फेज वोल्टेज। हो गया? इनको बॉक्स में बंद कर लेना, ये 3 इंपॉर्टेंट है। मेन कंक्लूजन तो इसी में है, मतलब फेजर पे मत जाना, फिर अब इसको याद रखना है। इसे देख के समझ गए ना ये कैसे लिखा है हमने, क्योंकि हमने सबसे पहले वी ए एन मतलब ए और बी के थ्रू हमने वी ए बी बनाया,
हमें ये पता है लाइन वोल्टेज होता है √3 टाइम्स वी फेज, तो इसका अगर वी है तो इसका हो जाएगा √3 वी। नाउ एंगल इसका हमने एंगल करके निकाला ही था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 120 था, फिर 180 में से माइनस किया तो 60, 60 का हाफ हाफ 30, 30 हो जाता है। ये हो गया। चलो जी, नोट करके एक या दो लाइन छोड़ देना, मतलब एक लाइन में ही आ जाएगा वैसे, एक नोट करके बाद में लिखूंगा मैं, नोट करके लाइन छोड़ दो, लाइन छोड़ दो। करो इसको स्टार में कन्वर्ट, सोर्स भी आ जाएगा तो भी करना ही है। देखो क्वेश्चन के अंदर तो स्टार से मतलब डेल्टा से स्टार में ही करना रहेगा, एक स्टार से डेल्टा में भी करवा ही लेता हूँ। बस वैल्यूज ही बतानी है आपको। एसी चल रहा है रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर कितना होता है? 24, 27। क्या? अब बेस्ट सबके लिए अलग अलग होता है, कोई वैल्यू बेस्ट बेस्ट नहीं आती। नहीं, वो फिक्स माना गया है 27। होने को हाँ अलग अलग रहता है, लेकिन कोई रूम टेम्परेचर बोलता है वो 27 रेफरेंस। भाई बताओ जल्दी क्या वैल्यूज आएंगी। बनाने की जगह वैल्यूज निकालने में ज्यादा फोकस किया करो तुम, सबके सब ऐसे डिजाइन दे दे के बना रहे हैं। करना क्या है, ये डेल्टा है, इसको स्टार में कन्वर्ट करना है।
वोल्टेज मैग्नीट्यूड की वैल्यू तो वैसे ही तुम्हें निकालनी आती है, वोल्ट में है ये सारा, वोल्ट में है। और फेजेस का भी बता दिया अभी पहले कि कौन लीड करेगा कौन लैग करेगा, अभी तो हुआ है फेजर के अंदर। हम्म, हाँ, रूट 3 1.732 ही होता है 100 या आपको फेज, ये एक तरीके से लाइन वोल्टेजेस है या फेज वोल्टेजेस? हम्म, है तो चलो, फेज और लाइन डेल्टा में सेम होता है, लेकिन आपको इस वोल्टेज को कन्वर्ट करना है डेल्टा को स्टार वाले में, तो आपको क्या करना रहता है, एक तरीके से ये वाली फेज वोल्टेज है, तो लाइन वोल्टेज को फेज वोल्टेज में कन्वर्ट करने वाला फॉर्मूला लगा दो कि आप ए बी को कन्वर्ट कर रहे हो ए एन में, तो ए बी से ए एन में जा रहे हो, जैसे दिस इज ए बी एंड सी, नाउ दिस इज ए बी एंड सी। सिंपल है भाई। एंगल, हाँ प्लस आएगा माइनस आएगा वही कहानी है ना उसकी। देखो ये बी ए बी की वोल्टेज है, अब इधर देख लो, ये बी ए बी की वोल्टेज है, इससे अगर आपको वी ए एन निकालना है तो फॉर्मूला यही तो था, वी ए बी इक्वल टू रूट 3 वी ए एन लिखा हुआ है, वी ए एन, तो आपको वी ए तो निकालना है, इसका मतलब वी ए बी की वैल्यू को डिवाइड कर दो रूट 3 से। ये क्लियर है? मतलब आपको ए बी फिर लिखा हुआ नहीं है तो खुद से लिखना है, ये मैंने अभी लिखा है, खुद से लिखना है, लिखा हुआ नहीं है उस केस में। नाउ तो इसकी वैल्यू बता सकते हो, तीनों बैलेंस सिस्टम है, बताओ 1 पॉइंट, ये 173.2 है ना, याद रखो ये थोड़ी स्टैंडर्ड वैल्यूज है, इसको रूट 3 से जब आप डिवाइड करोगे, रूट 3 का है 1.732 ही होता है, तो इसको जब कैंसिल आउट करोगे 100 आएगा, तो कैलकुलेटर में जाने की जरूरत नहीं, बिना कैलकुलेटर वाला ही 100। मैग्नीट्यूड का तो आप सबको पता चल गया 100 आने वाला है। अब बात करते हैं फेज की, ये क्लियर है? नो, इधर देखना, बी ए बी आगे है या बी ए, बी ए बी,
ठीक है। नाउ अगर मान लो जो आपका फेज वोल्टेज है, सॉरी हाँ इसको देख लो, जैसे अगर मान लो कि आपका बी ए बी 30 डिग्री पे है, मतलब लाइन वोल्टेज 30 पे, तो फेज कितने पे आ रहा है, जीरो पे, जीरो पे आ रहा है। नाउ अगर आपका लाइन वोल्टेज 150 पे है तो फेज वोल्टेज 120 पे आ रहा है, इसका मतलब पीछे है 30 डिग्री। या अगर VBC -90 है लाइन वोल्टेज आपका, तो फेज वोल्टेज माइनस का 120। अब ये माइनस में वैल्यू पड़ रही है, इसका मतलब ये छोटा है, ये तो क्लियर है, ये वाला आपका छोटा है। तो यहाँ से ऐसे बता सकते हैं कि जो फेज वोल्टेज है हमेशा वो लाइन वोल्टेज से 30 डिग्री पीछे आती है। ये अभी ये देखा आपने, ये देखा है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे, +30 या -30, लाइन से फेज में आ रहे हो तो पीछे जाना है, तो -30 कर दो, 0 -30। और दूसरा वाला कोई सा भी ले लो, इसको ले लो, चलो ये -120 का, इसको -30 कर दो, एक +120 का इसके साथ भी -30 कर दो, कर सकते हो। ये -150 आ जाएगा, ये 90 आ जाएगा, 90 आ जाएगा, ये हो गया। इसका प्लस कर दीजिए, वैल्यूज मैग्नीट्यूड 173, मतलब 100√3 कर, 10 एंगल 45। इस बार प्लस करनी है, तो 15 प्लस 35 हो गया। माइनस की प्लस आएगा। तो हमेशा याद रखो, लाइन वोल्टेज लीड करती है और फेज वोल्टेज लैग करती है। तो करंट के बारे में बात करें तो स्टार के अंदर, स्टार में करंट सेम रहती है। नो, लेकिन अगर आपको सोर्स ऐसा दिया जाएगा, उससे आप कन्वर्ट करोगे स्टार में, तो वोल्टेज में इफेक्ट आएगा, करंट में भी कुछ इफेक्ट आ सकता है। डेल्टा के अंदर करंट वाला भी, तो करंट का भी फेजर एक बार देखना पड़ेगा। अगर आपको करंट की वैल्यूज कोई दे दे, नहीं आएगा, वो उल्टा आता है, उसी को सीधा ही तो समझेंगे फिर। ये हो गया। नो, करंट के अंदर देखो क्या होता है, ए बी और सी, आई ए, आई बी एंड आई सी। स्टार में तो करंट सेम होती है, और डेल्टा के अंदर लाइन वोल्टेज, लाइन करंट और फेज करंट दोनों अलग अलग होती है। तो आई ए, आई बी और आई सी क्या है, लाइन करंट या फेज करंट, लाइन करंट। ये लाइन के अंदर आ रही है। नाउ वहां पे लाइन वोल्टेज को किससे बोला था, ए बी से या ए से, वोल्टेज में ए बी से, जबकि यहाँ लाइन करंट को ए से। इसमें कुछ करंट जा रही होगी ए से बी में, जो करंट जाएगी उसको ए बी बोल देंगे, आई बी सी एंड आई सी ए, मतलब फेज करंट है ये। ठीक है, ये वाली कौन सी है, फेज करंट, और ये लाइन करंट। वहां पे ए बी बोला गया था लाइन को, यहाँ पे ए बी इसको बोला जा रहा है फेज को, और इसमें ए। तो ये कंफ्यूजन वैसे दिमाग में इमेज बन जाएगी ना, जैसे स्टार आ रहा है वोल्टेज के लिए, ऐसे एज्यूम करना ए बी और सी एंड, और डेल्टा के अंदर आपका एजम्पशन ऐसे आना चाहिए ए बी और सी, ये दिमाग में आ जाएगा। ये क्लियर है। नाउ अगर कोई वोल्टेज के बारे में बोले ए, वी ए या वी ए एन ओनली, तो फेज वोल्टेज है या लाइन वोल्टेज, ओनली वी ए बोला है या वी ए एन, फेज, फेज। अगर कोई बोले वी ए बी, इसका मतलब लाइन वोल्टेज की बात हो रही है।
तो ए बी और ए में पता चल जाएगा आपको फेज कौन सा है, लाइन कौन सा है, चल सकता है ना। उसी तरीके से इसके अंदर डेल्टा में याद रखो, फेज में तो ए से बी में जाना पड़ता है, तो जो फेज होता है वो क्या होता है, ए बी, मतलब आई ए बी क्या हो जाएगा, फेज वाला, और आई ए सिंपल, आई बी आई सी ये क्या हो जाएंगे, लाइन करंट। इनको याद रख सकते हो इस तरीके से। नो, अगर मैं आई, फेजर कैसे बनेगा, दिस इज आई ए बी, दिस इज आई बी सी एंड दिस इज आई सी। मान लो ये फेजेस से बनाते हैं हम सबसे पहले, तो फेज करंट का हमने बना लिया। अब आई ए अगर आपको निकालना है, तो आई ए क्या होता है, आई ए करंट दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है, एक आई ए बी में, एक आई सी ए में, ये क्लियर है। नाउ आई ए प्लस आई सी ए मिलकर आई ए बी बना रही है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, आई ए इक्वल टू आई ए बी माइनस आई सी, मतलब केसीएल लगाया है इस पे, वही आएगा या लगाएगा भाई, देख लो अभी, क्लियर हुआ, मैं बता दूं दोबारा यहाँ, अरे मतलब आई ए प्लस आई सी ए इक्वल टू क्या आई ए बी होगा इस पॉइंट पे, तो आई ए इक्वल टू ये आई सी ए उधर भेज सकते हैं, आई ए बी माइनस आई सी ए। तो उसी तरीके से आप आई बी और आई सी को भी निकाल सकते हो। आई बी क्या हो जाएगा, आई बी सी, जो जा रहा है उसको देख लो, आ रहा है उसको माइनस कर दो ना उधर, आई बी सी माइनस आई ए बी। उसी तरीके से आई सी अगर देखोगे, तो आई सी ए जो जा रहा है माइनस आई बी सी, यही आएगा। नो, मेरे को आई ए निकालना, तो आई ए बी माइनस आई सी ए करना है, यही करना पड़ेगा। नो, आई ए बी भी है और आई सी ए ये रहा, तो इसका रिवर्स के अंदर आ जाएगा, माइनस का है तो बोलो, दिस इज माइनस आई सी ए, और इन दोनों का मिलाकर क्या बन जाएगा, आई ए, तो यहां से आपका आ जाएगा आई ए, ये क्लियर हुआ, और कितना एंगल आया, 30 डिग्री ना। अब मेरे को एक चीज बताओ, लाइन करंट और फेज करंट में क्या रिलेशन होता है, √3 टाइम्स होती है लाइन करंट जो है, √3 टाइम्स। अगर फेज करंट निकालनी होगी आपको, तो आई एल अपॉन √3 कर दोगे, ये क्लियर हो गया। हमने इसके अकॉर्डिंग अगर आप लिखते हो, लाइन करंट को किससे डिनोट किया है इस बार, ए से, और √3 आई ए बी, ये क्लियर है। नो, अब एक बार पहले वाला खोलना, ओपन करना, उसमें एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, लाइन वोल्टेज इक्वल टू √3 फेज वोल्टेज। क्या इसमें भी लाइन वोल्टेज इक्वल टू √3 फेज करंट है, मतलब बस वोल्टेज की जगह करंट आया, बाकी सेम है। वहां पे आपने ए बी और ए का भी कुछ लिखा होगा, ठीक है, वहां क्या लिखा है, वी ए बी इक्वल टू √3 वी ए, यहाँ क्या है, आई ए इक्वल टू √3 आई ए बी, दोनों अलग अलग आए। तो याद रखो, जो ये रिलेशन है ना √3 वाला, ये ए बी में याद नहीं रखना, ये जो रिलेशन है ना ए बी में आपको याद नहीं रखना है, अदरवाइज कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। आपको लाइन वोल्टेज, लाइन करंट, फेज वोल्टेज, फेज करंट, इसी के अकॉर्डिंग में याद रखना है, कि क्लियर मेंशन हो जाएगा, लाइन की कुछ भी वैल्यू है √3 टाइम्स फेज, ये क्लियर है। ए बी और ए के चक्कर में यहां नहीं पढ़ना है। नो, आई ए क्या है, फेज करंट, और आई ए क्या है, लाइन करंट। यहाँ पे कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है, लाइन करंट लीड कर रही है या लैग कर रही है, लाइन करंट इस बार लैग कर रही है, और फेज वोल्टेज लीड कर रही है, ये क्लियर है। पहले वाले में देखना क्या लिखा हुआ है, इसको ऐसे बोल दें, फेज करंट लीड्स 30 डिग्री बाई लाइन करंट, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं क्या, नो, ये स्टेटमेंट उल्टा है या नहीं है उससे, उल्टा है,
लेकिन अगर मैं ये बोलूं आई ए बी लीड्स 30 डिग्री बाई आई ए, तो ये उसके जैसा है क्या, पहले वाले के जैसा? पहले वाले के जैसा ही तो है, उसमें भी ए बी लीड कर रहा था। ये क्लियर है? ये ए बी वाला जो फंडा में लाया हूँ वो इसीलिए लाया हूँ क्योंकि अदरवाइज अगर आप इसको तो चलो लाइन और फेस से याद रख लेते हैं लोग, लेकिन जब एंगल में जाते हैं तो यहाँ पे ये उल्टा लिखा हुआ मिलता है, फेस एंगल लीड 30 डिग्री। तो एक टाइम के बाद में ऑटोमेटिकली कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि एक्चुअल में लीड लाइन कर रही थी या फेस कर रही थी। तो इसको याद रखने का जो तरीका है वो ये है, पहली चीज तो ये कि लाइन की कुछ भी वैल्यू आ जाए, लाइन चाहे आपका वोल्टेज आए या करंट आए, इक्वल टू √3 टाइम्स फेस कर देंगे। ये क्लियर है? मैग्नीट्यूड वाला क्लियर हो गया। नाउ एंगल वाले के अंदर आप ये याद रखना, ए बी हमेशा लीड करेगा 30 डिग्री बाई ए। अब ए बी और ए को आपको पहचानना है, तो आपका काम बन जाएगा। ए बी और ए को पहचानना आसान रहेगा अगर आपने इनको नॉर्मल ऐसे रटा ना, ए बी और ए में नहीं जाना। अगर आपका रट्टाफिकेशन अच्छा है तो आप डायरेक्टली रट लो फेज वोल्टेज, फेज करंट लीड 30 डिग्री बाई लाइन करंट। अगर रट्टाफिकेशन अच्छा नहीं है तो आप इससे समझ के चल सकते हो। ये क्लियर हुआ या नहीं कि लीड लैग तो क्लियर है ना फेजर से? बोलो। तो किस जिस जिसका रट्टाफिकेशन अच्छा है वो ये स्टेटमेंट ही लिखेंगे। ये तो यहाँ पे मेंशन कर लिया, एक ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, जिनका रट नहीं सकते ज्यादा वो ये वाला याद रख लेना कि आई ए बी लीड 30 डिग्री बाई आई ए, फिर नोट के अंदर लिख लेंगे, अभी एक नोट बना के लिख लेंगे कॉमन। बनाओ भाई, इनको तो मिटा दूं ना, एबीसी तो क्लियर हो ही जाएगा।
जल्दी बनाओ यार। और मल्टी वोल्टेज लेवल सर्किट, में आएंगे करोगे। ये हो गया ना सबका। नो, तो इसको आसान सॉल्व करना आसान नहीं है मल्टी वोल्टेज लेवल सर्किट को। रीजन क्या है? क्योंकि आपको रेफर कर करके लाना पड़ेगा। तो रेफरिंग की प्रॉब्लम एक दो होते हैं, तब दो के अंदर ही फेल हो जाते हैं काफी लोग। एक का तो चलो ठीक है कर लेते हैं, अपन ट्रांसफार्मर में रेफरिंग वाला काम करते हैं। लेकिन जहां मल्टी लेवल ट्रांसफार्मर आ जाए ना, जैसे मान लो 7 ट्रांसफार्मर है, तो लास्ट वाले को स्टार्टिंग तक ला पाना आसान है। रेफर कब तक करते रहोगे? जैसे मान लो यहाँ से कोई चीज को लाओगे, सबसे पहले तो इसकी मान लो 1 ओम है, 1:2 है, तो इसको इधर लाओगे आप 1 × 1/2 का स्क्वायर, तो 1/4 हो गया। अब इस 1/4 को आपको इधर लाना रहेगा, मान लो यहाँ भी रेशियो है 1:2 का, तो यहाँ 1/4 इंटू वापिस 1/2 का स्क्वायर। तो ये कब तक चलेगा? और हर बार ऐसा तो होगा नहीं 1:2 का ही रेशियो आएगा, अजीबोगरीब रेशियो भी आते हैं, 7:8 या और कुछ आ गया, तो कैलकुलेशन आपकी लेंथी बन जाती है। तो मल्टी वोल्टेज लेवल सर्किट को सॉल्व करना आसान नहीं है। तो इसके लिए क्या इंट्रोड्यूस हुआ, बोलो? पर यूनिट सिस्टम। पर यूनिट सिस्टम क्या करता है? पर फेज सर्किट को किसमें कन्वर्ट कर देता है? हम पर फेज सिस्टम को कन्वर्ट कर लेंगे पर यूनिट सिस्टम में। नो, जैसे ये वाला आपका सर्किट है, ये वाला कौन सा है? पर फेज। वो 3 फेज था, 3 फेज को आपने पर फेज में कन्वर्ट कर लिया, मतलब सिंगल फेज में। अब इसको पर यूनिट में जब आप कन्वर्ट करोगे, ट्रांसफॉर्मर को सिर्फ एक इम्पीडेंस से डिनोट कर देंगे, जो वैल्यू यहाँ पे, लेकिन पर यूनिट में। वोल्ट सिंक्रोनस मशीन है, उसका जो वोल्टेज होगा वो भी किस में आएगा? पर यूनिट में। मतलब सारी क्वांटिटीज किस में आनी चाहिए? पर यूनिट में। इवन कोई भी आपका इम्पीडेंस लगा हुआ वो भी सब किस किस में आएगा? पर यूनिट में ना। ये ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन को भी एक इम्पीडेंस के थ्रू डिनोट कर देंगे, एक इम्पीडेंस के थ्रू डिनोट कर देंगे। वही एक ट्रांसफार्मर को भी सीरीज इम्पीडेंस के थ्रू डिनोट कर देंगे। और ये आपका एक लोड कनेक्टेड हो गया, और यहां से शॉर्ट कर दो, चाहो तो ओपन कर दो, बस वहां ग्राउंडिंग कर दो दोनों साइड। शॉर्ट वाला केस थोड़ा सही रहता है। अब इसको सॉल्व कर पाना आसान है या हार्ड है? इसको सॉल्व कर पाना आसान है। तो एक्चुअल में जितनी भी पावर सिस्टम की स्टडी होती है वो सारी पर यूनिट बेसिस पे होती है, पर फेज पर यूनिट बेसिस। तो ये जो डायग्राम वो कौन सा है? पर फेज पर यूनिट, पर फेज पर यूनिट। अब ये कन्वर्जन कैसे होगा? जैसे कोई भी अगर आप पर यूनिट को
पर यूनिट में वैल्यू को कन्वर्ट करोगे तो कैसे करोगे? सब चीजों की पर यूनिट बनेगी, वोल्टेज की भी पर यूनिट बनेगी, जो वोल्टेज यहाँ है उसका वो पर यूनिट में यहाँ पुट करोगे, रेजिस्टेंस की भी पर यूनिट बनेगी, रिएक्टेंस की भी बनेगी, इंपीडेंस की भी बनेगी, करंट की भी बनेगी, पावर की भी बनेगी, हर एक चीज की पर यूनिट आएगी। तो पर यूनिट किसी की भी निकालो तो पर यूनिट का फॉर्मूला है एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू। मींस कोई भी आपकी एक्चुअल वैल्यू है उसको बेस वैल्यू से डिवाइड कर दो, पर यूनिट के अंदर आपको वैल्यू आ जाएगी। जैसे फॉर एन एग्जांपल कोई बोलता है कि मेरे आए 642 नंबर, कोई बोलता है मेरे आए 800, कोई बोलता है 300। तो आपको आइडेंटिफाई कर पाना कि किसके ज्यादा है किसके कम है ये इम्पॉसिबल है। जैसे हर एक गवर्नमेंट के मान लेते हैं 10th के अंदर कोई मार्क्स बताता है अपने कि मेरे आए 500, कोई बोल रहा है 300 आए, कोई बोल रहा है मेरे तो 7 ही नंबर आए। ठीक है, तो ज्यादा किसका है ये थोड़ी बता सकते हम। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, एक बेस वैल्यू से हर एक नंबर को डिवाइड करते हैं, परसेंटेज में आ जाता है। उसी तरीके से आपका एक पर यूनिट सिस्टम है। फिर कंपैरिजन करना भी आसान होता है, मतलब छोटी छोटी वैल्यूज आती है तो कंपैरिजन करना आसान है ना। तो उसी तरीके से ये वाला चलने वाला है। बस ये याद रखना, पर यूनिट निकालना, जैसे मान लो कि वोल्टेज की पर यूनिट वैल्यू निकालनी है तो जो एक्चुअल वोल्टेज की वैल्यू है वो यहाँ पे पुट करनी है, और वोल्टेज की ही बेस वैल्यू आपको लेनी है। मतलब जिसकी भी करंट की निकालने जा रहे हो तो करंट की एक्चुअल वैल्यू अपॉन करंट का बेस, इंपीडेंस की निकालने जा रहे हो तो इंपीडेंस की एक्चुअल वैल्यू अपॉन इंपीडेंस का बेस। ये अभी क्लियर हो जाएगा, तो इसको बना लो बस, ये सिंपल सा। इन दोनों को रटना नहीं है, फॉर्मूला याद रखना। पर यूनिट निकालना सीखना है, दिमाग चल रहा है ना, क्योंकि फिर थोड़ा दिमाग की चीजें या फिर कल करें, चलने दें। चलो। मेजरमेंट में कुछ डिफ्लेक्टिंग वाला कुछ लगाओ, मैग्नेट वगैरह एमआई के जैसे, जो वहीं पे रहे कॉपी। सिंगल लाइन डायग्राम के बाद में जो थ्री फेज सर्किट बनाया था वो दिखने में ही भयानक सा लग रहा होगा, और वो पूरा बनेगा भी नहीं। आपको एकदम से बोले इसकी स्टडी करनी है तो आधे तो वैसे ही छोड़ देंगे, लेकिन वो आसान बनता है जब आप उसको पर फेज में कन्वर्ट करते हो, देन पर यूनिट में कन्वर्ट करते हो। हो गया?
सिंगल फेज सर्किट के लिए पर यूनिट सिस्टम कैसे आएगा? देखो क्या क्या क्वांटिटीज आती हैं अगर कोई भी अपन सर्किट को उठाते हैं। करंट आता है, वोल्टेज आता है, पावर आता है, इम्पीडेंस आता है। वोल्टेज, पावर, करंट और इम्पीडेंस, ये क्लियर है ना? आपको क्या करना है, इनकी आपको बेस वैल्यू भी लेनी है। फॉर एग्जांपल कोई इम्पीडेंस की पर यूनिट बोलेगा तो इम्पीडेंस का बेस होना चाहिए। उसी तरीके से करंट की कोई पर यूनिट पूछे, एक्चुअल क्वांटिटी तो पता है लेकिन बेस वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। और उसी तरीके पावर की भी बेस पता होना चाहिए, इसका भी बेस पता होना चाहिए। तो बेस निकालने का एक तरीका होता है, जैसे हमें क्या है, सबका बेस चाहिए। अब आपके पास में 4 हैं, 4 में से अगर आपको कैलकुलेट करना है, देखो एक तो होता है जैसे लर्निंग फेज की निकालते कैसे हैं, तो उसमें से आप एक काम कर लो, कोई भी 2 को आप नॉन कर लो कि 2 की वैल्यू आपको पता है और बाकी 2 को आप अननोन में रख लो। मतलब 2 को तो आप नॉन में कर लो और 2 को अननोन में कर लो। जिसकी जो इच्छा है वो कर सकता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर जाता है ना, जिसको हमें पता होना चाहिए कि कौन से वालों को हम, मतलब आपने मान लो इनको आपने बेस सेलेक्ट कर लिया, इन दोनों को सेलेक्ट बेस, आपने इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया, तो अब इसको क्या करना रहेगा, डिराइव करना रहेगा। इनको डिराइव करना रहेगा ना, एक को सेलेक्ट कर, 2 को सेलेक्ट करना है, 2 को आपको डिराइव करना है। आपकी जो इच्छा है जिसको भी आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कोई बोले नहीं मैं वोल्टेज और पावर करंट को लूंगा, तो भाई आप इनको सेलेक्ट कर लो एज ए बेस, इन दोनों की बेस वैल्यू निकाल लो। उसी तरीके से कोई बोले नहीं मैं तो इन दोनों को बेस सेलेक्ट करूंगा, इन दो को निकालूंगा, तो वो भी आप कर सकते हो। लेकिन जो सबसे आसान पड़ेगा वो ये पड़ेगा कि आप वोल्टेज और पावर को एज ए, सबसे पहले आप अपने अकॉर्डिंग बेस सेलेक्ट कर लो जो भी इच्छा है, और इन दोनों को डिराइव कर लो। ये क्लियर हो गया? नो, जैसे आपने वोल्टेज को बेस मान लिया और पावर को भी बेस मान लिया, ये तो आपको पता चल गया। अब करंट बेस क्या होगी? करंट का फॉर्मूला पता है? पावर का क्या होता है? एस इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जेड, वी स्क्वायर अपॉन जेड होता है। तो यहाँ पे क्या ऐसे मैं लिख सकता हूँ, वी बेस स्क्वायर अपॉन एस, मतलब बेस तो लगा दो, मतलब v इक्वल टू एस इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन, एक सेकंड सॉरी, आई का तो s और v से निकल जाएगा, मतलब s अपॉन v, s बेस अपॉन v बेस। ठीक है, मैंने बोला z का, लिख दिया था i का। नो, z बेस क्या होगा? z एक्चुअल में पावर क्या होती है, v स्क्वायर अपॉन जेड, v स्क्वायर अपॉन जेड होती है। नो, अब आपको z निकालना है, z इधर चल जाएगा तो v स्क्वायर अपॉन एस आ जाएगा, v स्क्वायर अपॉन एस, ये निकल जाएगा। तो आपको सिर्फ 2 को बेस सेलेक्ट कर लो, इन 2 की आपको वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। अब दिमाग में आ रहा होगा कि यार इनको भी कर लेते तो इनकी भी तो वैल्यू मिल ही जाती। इनकी मिल तो जाती, लेकिन इनके बेस को सेलेक्ट कर पाना आसान नहीं होता, मतलब किसी भी सर्किट के अंदर। तो इस तरीके से आई बी और आपको एस बेस वैल्यू मिल गई। नो, अब आई पर यूनिट अगर आपको निकालनी है तो कैसे निकालोगे? जो भी आई की एक्चुअल वैल्यू है उसको डिवाइड कर दोगे आई की बेस वैल्यू से। ठीक है, नो, ये तो करंट और वोल्टेज का तो हो जाता है। मेन आता है आपके जैसे पावर, एस इक्वल टू होती है पी प्लस जे क्यू। एस की पर यूनिट क्या होगी? एस अपॉन एस बेस, यही होगी। नो, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, P प्लस जे क्यू अपॉन एस बेस? तो P प्लस एस बेस क्या होता है? P अपॉन एस बेस प्लस जे क्यू अपॉन एस बेस, यही आएगा। तो ये वाली कौन सी यूनिट है? ये पावर की पर यूनिट है और ये रिएक्टिव पावर की पर यूनिट है। तो अगर आपसे नॉर्मल, तो देखो करंट की पूछेगा, करंट की एक्चुअल वैल्यू अपॉन करंट का बेस। कॉम्प्लेक्स पावर की पूछेगा, कॉम्प्लेक्स पावर की एक्चुअल वैल्यू अपॉन कॉम्प्लेक्स पावर का
बेस। लेकिन पावर जो है ये एक्टिव और रिएक्टिव इनके लिए स्पेसिफिक बेस नहीं है, जो भी कॉम्प्लेक्स पावर का बेस है उसी से इनको डिवाइड करना है। बस ये आपको याद रखना। जैसे मान लो सिंपल क्वेश्चन आपसे यही पूछ लिया जाए कि जो पावर है उसका पर यूनिट वैल्यू क्या होगा पी का, तो वहां ऑप्शन में ऐसे मिल जाएगा पी अपॉन पी बेस, और एक ऑप्शन होगा पी अपॉन एस बेस। तो मैक्सिमम इस पे चले जाएंगे कि पावर की एक्चुअल वैल्यू अपॉन पावर का बेस। बस याद रखना पावर के लिए स्पेसिफिक बेस नहीं है, ओनली जो एस का बेस है उसी को सेलेक्ट करके डिवाइड किया जाता है। ये क्लियर हो गया। उसी तरीके से आपका एक और आने वाला है, जेड। जेड में आता है आर प्लस जे एक्स। नाउ जेड पर यूनिट कोई निकाले, इसका मतलब जेड अपॉन जेड बेस, आर अपॉन आर प्लस जे एक्स अपॉन जेड बेस, जिसका मतलब आर अपॉन जेड बेस प्लस जे एक्स अपॉन जेड बेस। मतलब रेजिस्टेंस की पर यूनिट और रिएक्टेंस की पर यूनिट के लिए भी इनके लिए स्पेसिफिक बेस नहीं है, जो भी इंपीडेंस की बेस वैल्यू है उसी से इनको डिवाइड करना रहेगा। तो ये वाली आर पर यूनिट है और ये एक्स पर यूनिट। जे वाली टर्म अलग है, एक्स पर यूनिट इक्वल टू एक्स अपॉन जेड बेस। ये क्लियर है। आपको सिर्फ दो फॉर्मूले याद रखने हैं, एक तो ये वाला, एक ये वाला, आपका काम हो जाएगा। और किसी की भी बेस वैल्यू में दिक्कत है क्या? वोल्टेज की पर यूनिट क्या होगी? वोल्टेज की जो भी एक्चुअल वैल्यू होगी अपॉन वोल्टेज का बेस। ये क्लियर है। तो इस अकॉर्डिंग आपकी आने वाला है ये जो भी। तो बेस क्या है? बेस आपको सेलेक्ट करना है कोई भी वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी परसेंटेज निकालनी रहती है, तो कितने को बेस मानते हैं? टोटल को मानते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। कोई बोले जैसे मान लो कि तुम्हारे नंबर आ रहे हैं 100 में से नंबर मान लो 100 में से नंबर आ रहे हैं, किसी के 80 आए हैं, किसी के 60 आए हैं, ठीक है, तो परसेंटेज 80-60 होगी। मैं अब बात कर रहा हूँ कि मैं बोलूंगा नहीं, मैं तो है ना 200 को बेस मानूंगा। मैं बेस मान रहा हूँ 200 को, तो सब डिवाइड कितने से होंगे? 200 से। इसकी कितनी परसेंटेज आ जाएगी? 100 से मल्टीप्लाई होने वाला है ना फिर। 40%, इसकी 30%। तो उससे क्या फर्क पड़ा? मतलब फर्क थोड़ी पड़ा। तो आपके ऊपर है कि आप 100 को ही बेस मानना चाहते हो या 200 को बेस मानना चाहते हो। कैलकुलेशन पे उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इवन जैसे आपने पेपर दे के आया वो 600 नंबर का है, अगर वो 1000 से भी उसको डिवाइड करेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि सारा का सारा रेशियो मल्टीप्लीकेशन में जा रहा है। तो एक्चुअल में जो दूर है वो तो दूर ही रहने वाला है, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हाँ ये जरूर होता है, जैसे हमारे कॉलेज में क्या करते थे, कम नंबर आते थे तो बोनस मार्क्स देते थे मिड टर्म के अंदर। तो 15 में से मेरे नंबर आए 2.25 नंबर, और कईयों के 8 नंबर। तो उन्होंने बोनस मार्क्स डिसाइड किया, पता नहीं 40% या ऐसे कुछ मल्टीप्लीकेशन फैक्टर लगाया। तो अब जैसे मल्टीप्लाई जब करते हैं ना कि इतने परसेंट आप मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा। तो जिनके 8 नंबर होंगे उनको आप मल्टीप्लाई करोगे, जैसे लगभग ऐसे मान लो 10% नंबर या 20% नंबर एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो 20% के कितने, 20 नहीं 40 मिल रहे थे शायद। हाँ 40%। तो 40% कितना हो बनाइए? 32। तो 8 वाले के कितने हो गए? 11.20। और मेरे कितने बने? ये कितना होता है? 9/4 इंटू 40। कितना आ रहा है? 0.9 नंबर आ रहा है। तो 0.9 मिला के भी ये पूरा 3 नंबर बने, जो 3 पहले भी हो रहा था। तो इस मल्टीप्लीकेशन फैक्टर का ये भी एक इश्यू आ जाता है थोड़ा सा। अब वहां मैं समझा रहा कि भाई मेरे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, 3 नंबर पहले ही आ रहे थे, 3 ही अभी आ रहे हैं। ऐसे तो ये और हो गया, जब रिलेटिव मार्किंग कई बार हो जाती है ना, पॉइंटर जब मिलता है कि हाईएस्ट जिसके आएंगे उसके अकॉर्डिंग, कि भाई मैं तो मर जाऊंगा, 8 वाले को 11 मिल गए, मेरा तो पॉइंटर ही डाउन जाएगा। तो कई बार ऐसे बोनस मार्क्स तभी तो सबको इक्वल मिलने चाहिए, इससे गड़बड़ हो जाता है। ये वो हो गया अमीर अमीर बन गए, गरीब और गरीब रह गए। चलो
क्या बेस देगा, वो देगा नहीं तो हम सेलेक्ट करना बता दूंगा मैं। ये सेलेक्टेड बेस है, ये डिराइव्ड बेस है। ये वैसे मैंने लिखा नहीं अलग से, P पर यूनिट इक्वल टू P अपॉन एस बेस हो गया, Q पर यूनिट इक्वल टू Q अपॉन एस बेस, सेपरेट बेस नहीं है पावर के। जैसे Z का निकला है वैसे Y का भी आ जाता है, जैसे Y इक्वल टू क्या होता है, G प्लस जे बी, वाई इक्वल टू G प्लस जे बी होता है ना, Y एडमिटेंस G प्लस जे बी, तो वैसे ही आ जाएगा, वो जरूरत नहीं है। कभी गवर्नमेंट में जाओ तो ये जो मार्किंग थी ना, जैसे वो बोनस वाली मल्टीप्लिकेशन, ये थोड़ी गड़बड़ होती है। जैसे किसी के पैसे बढ़ाने हो तो अगर ऐसे ही बढ़ा दे तो बात तो सेम ही रही, वो सारी सब कुछ मैटर सेम आ गया ना, कि पैसे जैसे मान लो जिसके पास 1 करोड़ थे उसके 2 करोड़ हो गए, 100 रुपए वाले के तो 200 ही बने, तो नुकसान ज्यादा लगता है। तो गवर्नमेंट जैसे स्कीम लाती है ना, जैसे गवर्नमेंट को पैसे चाहिए होते हैं तो गवर्नमेंट कैसे कलेक्ट करती है टैक्स वगैरह, पैसे जब कम पड़ जाते हैं तो कैसे कलेक्ट करती है, गवर्नमेंट उन सोर्सेज को ढूंढती है जो ज्यादा से ज्यादा पैसे वाले लोग यूज में लेते हैं। जैसे एंटरटेनमेंट टैक्स, तो उनको बढ़ाया जाता है। जैसे चाहे आपका थिएटर हो गया, वहाँ गरीब लोग नहीं जाते हैं, कि वहाँ परसेंटेज में बहुत हाई टैक्स लगता है, लगभग 30-40% के आसपास तक टैक्स लगता है। और एक सबसे जो बेस्ट आता है वो आता है पेट्रोल, पेट्रोल सबसे ज्यादा जो कंज्यूम कर रहा है वो पैसे वाला है, तो इसीलिए सबसे जो मेन जाता है जीएसटी से बाहर इसी को रखा जाता है। कहीं पे डाउन होता है पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, गरीब आदमी बस से जाता है, बाकी गाड़ी से जाएंगे ही। ये हो गया।
नो तो जैसे आप एक सिंगल, चलो ये ट्रांसफार्मर है। एक चीज बताओ, रेशो में 1:k लूं या k:1? k:1, ठीक है, k:1। नाउ अब आपको क्या करना है, सबसे पहले दो बेस को आपको सेलेक्ट करना है। कौन कौन से को करोगे? एक वोल्टेज, एक पावर बेस को। तो पावर ट्रांसफार्मर में लेफ्ट साइड और राइट साइड मतलब प्राइमरी सेकेंडरी पावर सेम होती है, अलग अलग होती है? सेम होती है। जो मर्जी है आप पावर का कुछ भी सेलेक्ट कर लो, वो बेस वैल्यू बना दो। और इस साइड भी उतनी ही लिख दो। मतलब दोनों साइड आपने सेम पावर बेस माना है, प्राइमरी और सेकेंडरी। हो सकता है ट्रांसफार्मर की कुछ वैल्यू आपको दी गई होगी, पावर की रेटिंग, वही आपने ऐसे मान लो बेस बना दिया। दूसरा, अब आपको वोल्टेज की वैल्यू को सेलेक्ट करना है, वोल्टेज बेस। ठीक है, वोल्टेज बेस प्राइमरी का और सेकेंडरी का इस अकॉर्डिंग लेना है कि वोल्टेज बेस प्राइमरी अपॉन वोल्टेज सेकेंडरी का जो बेस है, इनका रेशियो टर्न्स रेशियो के इक्वल होना चाहिए। दैट इज इक्वल टू k/1। तो V प्राइमरी बेस और V सेकेंडरी बेस ले लो। कि जैसे मान लो आपको ये वाला सेलेक्ट किया, यहाँ रेशियो है 5:1। ठीक है, मैंने वोल्टेज की वैल्यू 50 मानी, मेरे ऊपर था, मैंने इसकी वैल्यू मान ली 10 MVA। सबसे पहले मैंने पावर बेस माना 10 MVA, तो इधर भी कितना ही आ जाएगा? 10 MVA। बिना कुछ सोचे समझे पुट कर देंगे। नाउ वोल्टेज की पहली वैल्यू आपके ऊपर डिपेंड कर रही है। यहाँ पे या तो कुछ वोल्टेज मेंशन होगा, आप उतना मान लो, उतना नहीं मान रहे तो कुछ अलग भी मान सकते हो। ठीक है, 50 वैल्यू को कन्वर्ट करोगे इस रेशियो के अकॉर्डिंग, तो इधर कितनी आएगी बेस वैल्यू? 50/5:1, मतलब 5:1 हो रहा है तो 50 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इधर ऑटोमेटिकली 10 हो जाएगा। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी होगी ट्रांसफार्मर के अंदर। नो, पहली चीज तो कि सेम पावर बेस, पावर में कॉम्प्लेक्स पावर की बात कर रहा हूँ, एक्टिव पावर की बात नहीं कर रहा। एंड सेकंड, जो प्राइमरी बेस और सेकेंडरी बेस है वो k:1 की फॉर्म में लेना है। सेम पावर बेस लेना है सारी साइड में, चाहे 10 भी ट्रांसफार्मर हो, सब जगह पे पावर आपको सेम लिख देनी है। ये क्लियर है? और वोल्टेज बेस रेशियो के अकॉर्डिंग लेना है। जैसे मान लो इधर आपने 10 सेलेक्ट किया, तो उधर 5 का 1 हो रहा है तो 10 का 2 हो जाएगा। आगे उसी रेशियो के अकॉर्डिंग चलता जाएगा, अप हो रहा है या डाउन हो रहा है, वो वोल्टेज अप डाउन तो कर ही सकते हो। प्राइमरी सेकेंडरी के रेशियो के अकॉर्डिंग, इस रेशियो के अकॉर्डिंग निकाल लोगे, निकाल सकते हो ना? बोलो। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे आपके पास में एस बेस और वी बेस आ गया। 2 मिनट, हाँ रख दो, वहीं रख दो। आपके पास में एस बेस आ गया, वी बेस आ गया। ठीक है, नाउ क्या प्राइमरी की पर यूनिट निकाल सकते हो? मतलब प्राइम वोल्टेज की कैसे निकालोगे? वोल्टेज की एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू निकल जाएगी। नाउ क्या एक्चुअल तो देगा तभी तो वो पूछेगा, वरना कुछ भी देखे। अब अभी मान लो कि कोई चलते हुए आदमी को बोले तेरी परसेंटेज बताओ, बोले नहीं मैं तो एक्चुअल नंबर भी नहीं बताऊंगा, तो कैसे निकालोगे तुम? मतलब कुछ तो बताना तो पड़ेगा ना उसको। no. इसकी निकाल लोगे, उसी तरीके से सेकेंडरी का भी निकल जाएगा, एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू। पावर उसने अगर इधर कहीं मेंशन कर रखी है, मान लो पावर प्राइमरी सेकेंडरी दोनों साइड सेम आएगी, तो सेम पावर बेस आ जाएगा। पर यूनिट पावर की तो एक साथ ही निकल जाएगी, क्योंकि हर ट्रांसफार्मर में हर तरफ आपका पावर बेस सेम रहेगा। तो जनरेटर के अंदर स्पेसिफाई हो गया ना कि 10 MVA का है, तो हर जगह 10 MVA, तो 10 MVA से पावर को डिवाइड कर दो। ये क्लियर हो गया? नाउ करंट का बेस वैल्यू, करंट की बेस वैल्यू से डिवाइड करके निकलेगा, और जेड की बेस वैल्यू से डिवाइड करके निकलेगा। करंट की और इम्पीडेंस की बेस वैल्यू कैसे निकालोगे? वो जो फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, I इक्वल टू एस अपॉन बी, I इक्वल टू एस अपॉन बी। और इधर की करंट का बेस दोनों साइड अलग अलग आएगा, इधर का अलग फॉर्मूला से एस अपॉन वी, इधर का एस अपॉन वी से। नाउ
z का बेस भी दोनों साइड अलग अलग आएगा, v स्क्वायर अपॉन s, v स्क्वायर अपॉन s। तो उस बेस से मतलब जेड पी को बेस से डिवाइड कर देना है। ये क्लियर हो गया? तो आपको फिर फाइनल इसके बाद में इसको कन्वर्ट कर सकते हो आप किसमें, पर यूनिट में। नो, इम्पीडेंस की वैल्यू को सेलेक्ट कर लो, ट्रांसफार्मर को गायब कर दो। जो प्राइमरी लिखा हुआ था वहां आ जाएगा प्राइमरी पर यूनिट, जो सेकेंडरी वोल्टेज था वहां सेकेंडरी पर यूनिट, जो Z प्राइमरी था वो भी आपका किस में आ जाएगा, पर यूनिट में। जो Z सेकेंडरी था वो भी पर यूनिट वैल्यू आ गई। और करंट की पर यूनिट, करंट की एक्चुअल में आप जो निकालोगे ना, तो एक साइड ही निकाल लेना, करंट की जो पर यूनिट वैल्यू है वो सेम आने वाली है, चाहे आप प्राइमरी की पर यूनिट निकाल लेना या सेकेंडरी की पर यूनिट निकाल लेना, करंट की वैल्यू सेम ही आएगी। चाहे प्राइमरी में करंट की मतलब निकाल डेटा आएगा तो समझ जाओगे तुम, प्राइमरी की निकाल लो चाहे सेकेंडरी की पर यूनिट वैल्यू, चाहे आप उनको मेंशन करोगे तो सेम करंट आएगी, तभी वो सीरीज में हम पुट कर पा रहे हैं। ये क्लियर है? तो ये वाला आपका ऐसा कुछ सर्किट हो जाएगा, इसको सॉल्व कर पाना आसान होगा। बना लो भाई इसको एक, इसमें लिख लो पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ, हेडिंग पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर, पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर। पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का जो थ्री फेज से पर फेज में कन्वर्ट किया हुआ है, ये तो क्लियर है? ये वाला आपका पर यूनिट सर्किट हो गया, एंड दिस इज ये वाला पर फेज। ये दोनों जो चीजें है ना, ये साइड में लिख देना, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा। ये जो दोनों चीजें है ना, ये इंपॉर्टेंट है। सेलेक्ट सेम पावर बेस ऑन ईच साइड ऑफ ट्रांसफार्मर, on each side of transformer। ये पर फेज का अलग है। इसके क्वेश्चन कल ही करेंगे। पावर सिस्टम के अंदर क्या है, हर एग्जाम में अलग अलग तरीके से आता है।